नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय राज्य व्यवस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के संबंध में। हमने भाग 4 तक कर दिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक, जिसमें केंद्र सरकार का पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया। उसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, केंद्र सरकार का मतलब यहाँ पे हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, इन सभी के एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भी नियम होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति, पहली बात आप ये जानते, मैंने पीछे बताया, संसद का भी नियम है, संसद का भाग है, ठीक है। संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये पूछा जाता है कई बार, और वह राष्ट्रपति, ठीक है। तो देखिए, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अनुच्छेद, राष्ट्रपति को कैसे कौन निर्वाचित करता है, कैसे चुनाव होता है, राष्ट्रपति को क्या अधिकार होते हैं, राष्ट्रपति पे क्या सीमाएं होती है, राष्ट्रपति कैसे हटाया जाए, पूरा राष्ट्रपति को हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रपति के संबंध में उपबंध, राष्ट्रपति के संबंध में उपबंध के संबंध में उपबंध संविधान के भाग 5 संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक, ठीक है। ये मेन है, ठीक है। यहाँ तक में ज्यादा राष्ट्रपति के साथ इसके लिए कार्यपालिका के बारे में दिया गया है, और राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख नहीं होता, ध्यान रखना है। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख है, भारत गणराज्य का प्रमुख, ठीक है। तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक है, सुदृढ़ता का प्रतीक, ठीक है। ये तो राष्ट्रपति के बारे में जो कॉमन जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रमुख, भारतीय राज्य का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुदृढ़ता का प्रतीक। और बता दूं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है। सरकार कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम पे ही करती है, सरकार कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही करती है, ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में
कि भारत राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। भारत राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? हमें बहुत ज्यादा संविधान याद आर्टिकल याद नहीं रखना है, इतना कोई याद भी नहीं करना है, ठीक है। सॉरी अनुच्छेद 52 में मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया। अनुच्छेद 52 है। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 3 अनुच्छेद आप जरूर याद कर लें, महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ इसको। देखो अनुच्छेद 52, जहां अनुच्छेद देखिए जरूरी वहां मैं आपको बता दे रहा हूँ। में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। अनुच्छेद 53 कहता है राज्य संघ की कार्यपालिका, ठीक है। राष्ट्रपति से संबंध में जो अनुच्छेद मैं आपको बता दूं, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सब बताऊंगा मैं आपको, यही शुरू ही करूंगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए, ठीक है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के माफी क्षमा करने की शर्त। राष्ट्रपति के क्षमादान की शर्त सब बताऊंगा आपको। क्षमादान की शर्त, ठीक है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इतने जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम एक अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 53 संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी, इसीलिए राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, क्योंकि यहीं से अभी हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन के। अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां, और अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अब ये देखो हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है, ठीक है। राष्ट्रपति के देखिए पहले तो ये पता हो जी राष्ट्रपति बन कौन सकता है। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक अहर्ता कि भाई किसी को भी मिलाए राष्ट्रपति बना दे। अमेरिका के एक व्यक्ति को लाए और भारत का राष्ट्रपति बनाने नहीं, कुछ अर्थता है। पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए। देयर विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी, उसकी आयु 35 years old, 35 years old, he will be year 35 years old, पूरी हो चुकी, ठीक है। तीसरा लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। देखिए लाभ के पद यहाँ पे ना मंत्री को नहीं माना जाता। मैं वो बता दूं तो कौन सा नहीं माना जाता, मंत्री को नहीं माना जाता, राज्यपाल को नहीं माना जाता, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कुछ नहीं लाभ का माना जाता, उपराष्ट्रपति का पद मतलब ये छोड़ करके बाकी अगर लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई आप सरकारी सेवा में है तो अगर राष्ट्रपति बनना चाहते तो आपको इस्तीफा देके आना पड़ेगा, लेकिन अगर आप संसद या विधायक हैं तो आप बन सकते हैं। लेकिन
जिस दिन आप राष्ट्रपति का पद होल्ड करेंगे, ऑफिस पर बैठेंगे, उस दिन आपको संसदीय विधायक नहीं रहेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं। हाँ, एक और है, जब वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, सदस्य बनने की योग्यता हो, कैसे? देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है, जब मैं पढ़ाऊंगा लोकसभा तो बताऊंगा, 25 वर्ष से अधिक आयु हो, भारत का नागरिक हो, और साथ में लाभ के पद पर ना हो। तो अगर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो ये रखनी चाहिए, एडिशनल है ये, ऐसा नहीं। देखिए, अगर लोकसभा सदस्य बनने के लिए यही नहीं है, 35 वर्ष आयु पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि लोकसभा सदस्य 25 में बन जाता तो बोले 26 साल घूम है और मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, नहीं, फिर आप इस वाले टीचर को नहीं भर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये होना चाहिए। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्ट होता कैसे, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन, तो मैंने अनुच्छेद आपको 54 बताया, अनुच्छेद 54, कुछ ये अनुच्छेद रटे होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। क्या बनता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज, ये अपने कॉलेज बीएड वाला कॉलेज नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज है राष्ट्रपति का, इलेक्टोरल कॉलेज, GOELECTORAL। बहुत ही खराब लिख गया ये तो समझ नहीं आ रहा। देखो, इलेक्टोरल कॉलेज, इसमें कौन कौन होते हैं? ठीक है ना, तो देखिए, पहले इसमें होता है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर 1। नंबर 2 पे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, नंबर 3 विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अब मैं देखो एक शब्द इसमें आप ध्यान से देखो, मैंने हर जगह निर्वाचित लिखा है, सभी नहीं लिखा। मैंने ये नहीं लिखा कि लोकसभा के सभी सदस्य, नहीं, निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुन के आ रहे हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मैंने ये नहीं लिखा है कि ये राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड सदस्य हो। ठीक है, और फिर मैंने लिखा है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसको मैंने इंक गलत कर दिया, मुझे इंक इसका नहीं, मुझे इंक जो है ना ये नहीं इस्तेमाल करना, मुझे यहाँ ग्रीन इंक की मिटाओ, पूरा मिटाओ। देखिए, क्या यहाँ पे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसलिए इसको ग्रीन से कर दिया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, ठीक है, लोकसभा में तो अब निर्वाचित सदस्य खत्म कर दिया, 2 पहले इंडियन होते थे, 104वें संविधान संशोधन को खत्म कर दिया। राज्यसभा में भी 12 निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत होते हैं। ठीक है, उनको नहीं लिया जाएगा। विधानसभा में कुछ कहीं कहीं मनोनीत सदस्य होते हैं, एक एक कर दिया जाता है। तो ये तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा चुन के आ रहे हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, ये इसके इलेक्टोरल कॉलेज में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते कौन भाग नहीं लेते, बहुत जरूरी है, ये बड़ा कंफ्यूजन कर जाता है कई बार। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, इलेक्टोरल कॉलेज भाग नहीं लेते। पहली बात, लोकसभा के, अगर कहीं अब तो है नहीं, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक, ये भाग नहीं लेते। राज्यसभा के मनोनीत, राज्यसभा में 12 सदस्य कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के आधार पर
होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य, ठीक है, ये भाग नहीं लेते। नंबर 3 पे विधान परिषदों के सदस्य, विधान सभाओं के सदस्य कि मनोनीत अगर सदस्य हैं तो मनोनीत सदस्य, ठीक है। और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिन राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद है उनके विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद भाग ही नहीं लेते, सभी सदस्य, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक और उसमें पॉइंट था, ये देखो यहाँ पे ना एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं, वो ये कि दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा, पुडुचेरी संघ शासित प्रदेशों के विधायक, संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित विधायक ये भी भाग लेते हैं, ठीक है ना। अभी जम्मू कश्मीर के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, जो वहाँ विधानसभा है, लेकिन अभी भाग तो भी लेगी, लेकिन अभी उसके बारे में संघ शासित प्रदेश, ठीक है, के निर्वाचित विधायक, निर्वाचित सदस्य विधायक कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ के भी निर्वाचित, ध्यान देना। तो ये तो हमने इलेक्टोरल कॉलेज बना लिया। अब देखो अब इलेक्शन होता कैसे, तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधे, जनता तो कहती है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है ना, कैसे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, इसको पूरा लिखा जाता है इसे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा है, एकल समकालीन कैसे होता है बताता हूँ, और साथ में गुप्त मतदान प्रणाली होता है, गुप्त मतदान प्रणाली। देखिए गुप्त मतदान में क्या होता है, गुप्त मतदान में होता है कि आपको अपना मत किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ओपन मतदान में क्या होता है, जो वहाँ जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है ना, तो खुला मत प्रणाली होता है। राज्यसभा सदस्य के चुनाव में विधायक को अपने जो वहाँ एजेंट बैठे होते हैं उनको दिखाना पड़ता है अपना वोट करने के बाद। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है गुप्त मतदान प्रणाली के अंतर्गत, इतनी बात। अब देखो वोट कैसे होता है इसमें, देखो पहली बात, जैसे मान लो हमारे प्रदेश देश में कुल 28 राज्य हैं, ठीक है ना, 28 राज्य जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं, ये जान लो पहले है सभाएं, और साथ में 8 संघ शासित प्रदेश है, 8 संघ शासित प्रदेश है, ठीक है ना। अब इन 8 संघ शासित प्रदेश केवल 2 के पास विधानसभा है, कौन के पास, 2, दिल्ली व पुडुचेरी। अभी हम लोग खैर तो उसको नहीं लेते, जम्मू कश्मीर को भी नहीं लेते, दिल्ली व पुडुचेरी, ठीक है, मान लो है तो इन्हीं दोनों के पास, है तो जम्मू कश्मीर के पास, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को हम लोग यहाँ काउंट नहीं करेंगे, अभी वहां पे इलेक्शन हो जाए तो, ठीक है। ये थी। अब होता क्या है कि हम पहले मतों का मूल्य निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, जो पहले देखो कि एक राज्य की अगर मान लेते हैं हमें कुल, देखो जैसा कि मान लो कोई भी एक राज्य मान लो, मूल राज्य एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, एक्स राज्य, इसकी कुल जनसंख्या जो है ना, कुल जनसंख्या, ठीक है, मान लेते हैं कुल पी है, और यहाँ कुल विधायक चुने जाते हैं क्यू मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम निकालेंगे इस राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे, सारे राज्यों का अलग अलग निकाला जाता है,
तो यहाँ की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या बटे ये अपान कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायकों की संख्या, ठीक है ना। और फिर इंटू 1000 यहाँ कर देंगे, मतलब 1000 चीज में और डिवाइड कर देंगे, ये नंबर होता है, ये एक विधायक की मत का मूल्य होता है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण दे करके भी बताऊंगा। तो इससे क्या होता है, हर राज्य के विधायक का मत का मूल्य अलग अलग आ जाता है, और हमें कुल विधायकों का मत का निकाला तो एक विधायक मान लो एक्स आया, फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितने सारे विधायक हो, कुल विधायकों का मत का मूल्य निकल गया। तो इस तरीके से हम एक विधायक के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। तो होता क्या, जैसे राज्य है, अब इस राज्य के एक विधायक का मत निकल आया, कुल विधायकों को इसमें गुणा कर दिए तो कुल विधायकों के मत का मूल्य निकल आया। तो कुल विधायकों का मत का मूल्य, कुल विधायकों के मत का मूल्य निकालना है हमको, ये मत का मूल्य जो हो जाएगा बराबर इस राज्य के, अमुक राज्य के कुल विधायक के मत का मूल्य। तो विधायकों की कुल संख्या इंटू 1 इंटू कुल संख्या से जो अभी हमने पीछे निकाला एक विधायक का मत का मूल्य मिले, गुणा की उसको एक विधायक के मत का मूल्य से गुणा कर दो, जो भी पीछे निकाला हमने विधायक के मत का मूल्य। तो ये जो राज्य में टोटल विधायक है वो सभी विधायकों के मत का मूल्य निकल आया, ठीक है, राज्य की, उस राज्य की सभी विधायकों के मत का मूल्य निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब जो ये सभी विधायकों के सभी राज्यों को ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है ना, 28 राज्य और जितने सबको ऐड करने के बाद जो संख्या आएगी, तो देखो इस समय लोकसभा में सदस्य हैं 543, राज्यसभा में लगभग 238, राज्यसभा में 238, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 8 3 11, तो 781 सांसद हैं अभी वर्तमान में, थोड़ा एक दो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जो हमने निकाला एक सारे भी एक विधायक के मत का मूल्य, एक राज्य के एक विधायक सारे विधायकों का मत मूल्य, ऐसे सारे राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य हम निकाल लेंगे। तो देखो सारे राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य, सारे राज्यों के विधायकों का मत का मूल्य बराबर संसद के कुल सदस्यों के मत का मूल्य, संसद के कुल सदस्य के मत का मूल्य, कुल सदस्य कितने हैं हमारे, 781 हैं, तो एक सांसद के मत का मूल्य, तो पता क्या होगा, कुल विधायकों के मत का मूल्य बटे कुल सांसदों की संख्या, अब कुल सांसदों की संख्या कितनी आई, 781 आई है, डिवाइड करते हैं, कुल विधायकों मत का मूल्य हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। अब मैं थोड़ा सा आपको दो राज्यों का एग्जांपल देता हूँ, देखिए मतलब ऐसा स्पेशली मैं किसी राज्य को बढ़ाना या घटाना नहीं है, जो मैं एक आपको आंकड़ा एक दे रहा हूँ। देखो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, इसमें जो डाटा यूज किया जाता है ना राष्ट्रपति का, ना 1971 की जनगणना पे, अभी 2011 जनका 1971 की जनगणना के आधार पे मत का मूल्य निकाला जाता है, आधार पर विधायकों के मतों का मूल्य निकाला जाता है, विधायकों के 1971 की जनगणना। अब बताइए हम लोग अभी इतना पीछे की जनगणना के आधार पे पूरा राष्ट्रपति का चुनाव ही होता है, आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये ध्यान रखो, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मैं आपको ये थोड़ा बताना ये चाहता हूँ कि जैसे दो राज्य हैं, मान लो कि एक यूपी ले लेते हैं और एक हरियाणा लेते हैं, मान लेते, ठीक है ना। अब यूपी को इधर लिखते हैं और हरियाणा को इधर लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसा मान लो कि 1971 में यूपी की जनसंख्या आज 24 करोड़ है, तब मान लेते हैं रही होगी 10 करोड़, मान लेते हैं, ठीक है ना। और हरियाणा की जनसंख्या मान लो उस समय, उसे तो ये बाद में बना है, हरियाणा को मतलब हाँ चलो हरियाणा ही ले लेते हैं, मान लो इसकी जनसंख्या रही होगी 1 करोड़, मान लेते हैं, ठीक है ना।
अब देखो, अब हरियाणा रहने दो यहाँ पे, हरियाणा क्योंकि बाद में बना है तो कंप्लीट बैठेगा। यहाँ पे हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है ना। 10 करोड़ मध्य प्रदेश। अब देखो, हम मध्य का मूल्य कैसे निकाला है, यूपी की जनसंख्या मान लो 10 करोड़ रही होगी, मध्य प्रदेश की जो ये भी तो बटा है, मध्य प्रदेश भी तो 19, मध्य प्रदेश मत लो, नहीं तो फिर कैलकुलेशन ना और गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है गुजरात लेते हैं, क्योंकि गुजरात 1960 में बन गया था, ठीक ये सही है गुजरात। अब देखो, गुजरात की सब संख्या मुश्किल से 2 करोड़ रही होगी, आज 7-8 करोड़ है, 2 करोड़ मान लेते 2 करोड़ रही होगी, ठीक है। अब देखना, गुजरात राजस्थान जो फिट बैठे ना थोड़ा सा एकदम से, या राजस्थान लेते हैं, राजस्थान ये ले लो, ये सही है। राजस्थान के आज 7 करोड़ के 2 करोड़, हाँ ठीक है। अब देखो, अब यूपी की जनसंख्या 10 करोड़, विधायक कितने हैं 403, विधायक 403, राजस्थान में विधायक है 200, विधायक 200, ठीक है। अब देखो, तो एक विधायक के मत का मूल्य निकाले तो कुल जनसंख्या 10 करोड़ है, 10 करोड़, कुल विधायक है 400 मान लेते, थोड़ा आंकड़ा सही रहेगा मुझको। अब प्लस 1000 से मल्टी 5, 1 2 3 4 5, तो 1000 बटे 4, 250 आ गया मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य है, ये यूपी के है तो अलग है, ये मैंने आंकड़ा थोड़ा सा विधायक के मत का मूल्य, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान का देखो 2 करोड़ जनसंख्या, कुल जनसंख्या 2 करोड़, विधायक 200, ठीक है, इंटू 1000, इसका आ गया 100, समझ रहे बात। अब देखो, अब देखो जहां यूपी के ही विधायक का मत का मूल्य 250 है और राजस्थान के, ऐसे राज्यों में अंतर रहता है, मैंने एक आंकड़ा लेकर आपको बताना ये चाह रहा था कि किस तरीके से विधायकों के मतों में अंतर भी रहता है, ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों के विधायकों का मत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने ये कर लिया। अब इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का इलेक्शन थोड़ा कठिन है समझना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ उसको। देखो, इलेक्शन वैसे नहीं होता डायरेक्ट विधायक गए सारे वोट कर दिए जिसको ज्यादा मिलता, ऐसे नहीं होता है। होता यह है कि मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए ज्यादा, तो ठीक है, तो पहले क्या होता है पता, 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है, शायद बढ़ा दिया है बोलता है, लोकसभा व राज्यसभा से 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो पहले आप चुनाव समझ लो, प्रस्ताव देखो, जैसे कि मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है ना, तो एक कैंडिडेट, मान लो 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 पर्चा छपेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा ना, 2 कॉलम रहेंगे, एक ये और एक ये कॉलम, ठीक। 3 प्रत्याशी खड़े हैं, तो एक प्रत्याशी का नाम और वरीयता, एक नाम रहेगा ये लिखा, ठीक है ना। दूसरे वाले ये ये ये, ठीक है। एक 3 पर्चा छपेगा नहीं, ये नहीं मतलब है, मतलब इस तरह का 3 बनेगा वो, ठीक है ना। पर्चे तो बहुत छपेंगे, हम 3 उदाहरण ले रहे हैं, तो देखो होगा क्या कि इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा, मान लो एक्स वाई और जेड 3 कैंडिडेट खड़े हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है।
एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो इसमें एक कॉलम ये रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम रहेगा, क्या रहेगा, नेम, कैंडिडेट एक्स का नेम, एक्स का नेम, वाई नेम, सी, जेड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी एक्स वाई जेड नाम रहेगा, एक्स वाई जेड नाम। अब देखो होगा क्या कि इसमें वरीयता लिख, जब वोट करने आप जाएंगे तो आपको वरीयता लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं वोट करने गया, मेरा पहला वरीयता मान लेते एक्स था, मान लेते, आप कोई भी कर सकते, दूसरा वरीयता जेड था और तीसरा न जो वाई था। मैंने वोट कर दिया, कोई और गया वोट किया, उसने एक्स को वरीयता दे दी नंबर 3, वाई को नंबर 1 और नंबर जेड को नंबर 2, ऐसे कर दिया। कोई गए फिर तीसरा कोई वोट करने गया, उसने क्या किया, जेड को दे दी, वाई को दिया 1, वाई को दे दिया 1, एक्स को 1 दे दिया, वाई को 2 और जेड को 3 दे दिया। तो पहले राउंड की गिनती की जाएगी, उसमें काउंटिंग कैसे होती है, पहले राउंड की काउंटिंग। तो पहले राउंड की काउंटिंग में वरीयता 1 को देखा जाता है कि 1 वाला किसे मिला ज्यादा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं वाई वाले को 1 मिला, तो सारे जितनी वोट बट पहले से होता है, सारे में पहले वरीयता 1 को चेक किया जाता है। अगर वरीयता 1 में ही 50% से ज्यादा मत किसी को मिल गए, 50%, एक भी वोट अगर ज्यादा मिल गया तो उसे जीत घोषित करा दी जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50% वोट पाना जरूरी होता है। एक तो केस ये हो गया, पहला केस क्या हो गया कि 50% मिल गया और वो कैंडिडेट विन, ठीक है। दूसरा केस बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड में क्या होता है, मान लीजिए किसी को वरीयता नहीं मिली, मान लेते हैं, तो अब इसमें देखा जाएगा कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वरीयता किसे मिली, सबसे कम वोट किसे मिले, जोड़ा जाएगा। तो पहले 1 नंबर वाला जोड़ा गया, 2 नंबर वाला जोड़ा गया, कि तीसरा नंबर वाला जोड़ा गया वरीयता के अनुसार, ठीक है। अब देखा कि तीसरे नंबर वाले पे जेड में, तो जेड को तो कोई ये 1 नहीं दिया, तीसरे नंबर वाले की वरीयता पे जेड आया, तो जेड के मतों को इसमें दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और फिर देखेंगे किसको 50% मिल गया, वो 50% मत हो, अगर तब भी नहीं मिला तो फिर आगे की प्रक्रिया चलती, लेकिन 2 में मिल जाता है बस, ठीक है ना। ये होता है, दोनों के वोट को उन दोनों में डिवाइड करके देख लेते हैं कि भाई किसको ज्यादा वोट मिल रहा है, फिर ना। और उसमें फिर देखा जाता है कि जो पहली वाली वरीयता के बाद दूसरी वाली वरीयता किसकी थी, तो देखेंगे यार पहली वाली वाई और फिर एक्स वाले को यहाँ वाई, तो इस तरह दोनों को डिवाइड करके हम 50% निकाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे वोट पड़ता है, 50% वोट पाना जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम थोड़ा राष्ट्रपति की ना, इस तरह जिसको भी 50% वोट मिल गया वो राष्ट्रपति बन जाता है। अब देखो राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं, भाई देश का राष्ट्रपति ये प्रथम नागरिक है तो उसको कुछ विशेषाधिकार, प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिले होते हैं। कौन कौन सा, प्रिविलेजेस, उसको कौन कौन सा विशेषाधिकार मिले रहेंगे, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहली बात, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान कोई वही विशेषाधिकार, कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये बात उसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चले चल के राष्ट्रपति की कार्य व शक्तियां क्या होती है।
ये महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और भी विशेषाधिकार होते हैं जो मैं मुझे लगा ये वाला आपको बताना चाहिए तो मैंने इसको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो राष्ट्रपति की शक्तियां, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो देखो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं हम इसको ना अलग अलग बांटेंगे। जैसा कार्यकारी शक्तियां क्या हो गई, कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। उसके बाद विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। तीसरा वित्तीय, फाइनेंशियल, वित्तीय शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, ठीक है। अलग अलग हम लोग एक करके देखेंगे। कूटनीतिक शक्तियां क्या हैं, तो जो जो जहाँ जो महत्वपूर्ण है कूटनीतिक शक्तियां, ठीक है। सब नहीं पढ़ेंगे एक एक, ऐसा नहीं कि हम सब पढ़ेंगे। सैन्य शक्ति बताया ना, कमांडर होता है तीनों सेनाओं का, सैन्य शक्तियां कितना महत्वपूर्ण पद है, देखिए सबसे प्रमुख पद है देश का। उसके बाद कुछ इसकी आपातकालीन, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कार्यपालक शक्तियां। कार्यपालक शक्तियां, मैंने आपको बताया था कि हेड होता है कार्यपालिका का, तो हेड होता ही है, ठीक। देखो कार्यपालक शक्तियों में क्या होगा, पहली बात, भारत सरकार जो भी काम करती है, जो भी फैसले लेती है, वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। भारत सरकार सबकी कार्य के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, ये इसका कार्यपालिका शक्तियां, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 में बताया, तो वह प्रधानमंत्री की सहायता से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, आर्टिकल 75, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद राज्यपालों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपालों की, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्त राष्ट्रपति ही करता है। इनके यूपीएससी से सर्वेंट जो होते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर में राष्ट्रपति का ही आदेश होता है, ठीक है। हम लोग बस मेन बात आपको बता रहे कि कौन से उसके लेखा नियंत्रक का एक मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, इन सबको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तक लेखा एवं महानियंत्रक, जिसको ये नहीं बोलते महानियंत्रक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, जितने भी बड़े बड़े पद हो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों, ठीक है।
राज्य के राज्यपाल बता ही दिया। वित्त आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, यहाँ अध्यक्ष भी थे, लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष व अध्यक्ष की अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ भी अध्यक्ष व सदस्यों की सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो ज्यादातर सब बड़े बड़े पद है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे नोट करके लिख लेना है, डेट से लिख लेना है, किसकी नियुक्ति नहीं करता, तो आप ये सब तो लिख देंगे, हाँ इनकी नियुक्ति करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता, राष्ट्रपति, याद रखना, इनके पीछे में आया था, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, इसने सुमन बेरी किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हाँ। उसके बाद राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या होती है? विधायी मतलब विधान से जुड़ी, ठीक है, ये बात ध्यान रखी, तो मैंने उसको रेड से कर दिया। अब देखो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है सबसे पहले संसद की बैठक को बुला सकता है और कुछ समय के लिए, देखिए प्रत्येक चुनाव के बाद संसद को संबोधित करता है, प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद को संबोधित करता है, संसद को संबोधित करता है, ठीक है, संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति का संबोधन अक्सर हुआ करता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं राष्ट्रपति जी, जो प्रधानमंत्री जी के लिख के दे देते हैं, पढ़ देते हैं, तो उसपे विपक्ष को हंगामा करता है। उसके बाद फिर क्या है कि उस देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी मामले में लोकसभा व राज्यसभा के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, गतिरोध, किसी मामले में गतिरोध हो जाए, ठीक है ना, साधारण विधेयक के मामले में होता है, गतिरोध होने पर ज्वाइंट सेशन कराता है, मेन में आपको ज्वाइंट सेशन होता है संसद के लिए, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो इसको आहूत कराता है राष्ट्रपति, बैठक को करवाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, आहूत कराता है, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि अध्यक्षता इस बैठक की लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद फिर वो मेन में लिखा दे रहा है, तो इस तरह बहुत सारे काम है, इस तरह कितना पढ़ते रहेंगे। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, सदस्यों को मनोनीत करता है, इसमें आधार होता है कला, विज्ञान, साहित्य व समाज सेवा के आधार हर साल करता है, और 2/3 जब उनका टर्म पूरा होता है तब। उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण जो काम मैंने बात के लिए बचा के रखा है, ये विधेयकों को स्वीकृति दे सकता है। मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, पहली बात, विधेयक को पहली बार स्वीकृति दे सकता है। तो कानून बन जाएगा, या स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है ना। या संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, कहता है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अगर धन विधेयक और संतान संशोधन विधेयक नहीं है तो विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है, लौटा सकता है।
3 होते हैं, ठीक है ना। एक और होता है कि अगर मान लीजिए कोई विधेयक जो विधान सभा ने, पर इसको मैं पढ़ाऊंगा जब राज्य पढ़ाऊंगा, कि राज्यपाल ने कोई विधेयक और रचित कर लिया और राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति उस पर एंसिडेंट दे सकते हैं या उसे वापस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए विधेयक दोबारा पारित होकर आ जाएगा तो राष्ट्रपति को उसको फिर एंसिडेंट देना ही पड़ जाता है। तो ये विधेयक के संबंध में 3 कार्य। उसके बाद क्या होता है, सत्रों के संबंध में राष्ट्रपति सत्र का अवसान करता है। क्या करता है, प्रोरोगेशन बोलते हैं इसे। सत्रावसान, ठीक है ना, कि मतलब ये सत्र जैसे खत्म हो जा रहा है, मतलब उसको कुछ सत्र का खत्म होना। मैं सत्र बताऊंगा, 3 होते हैं सत्र, ठीक है ना। तो मानसून सदन होता है, शीतकालीन सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, ठीक है। तो देखिए सत्रावसान, पूरे सत्र का ये अवसान करा देना, ये हो गया। उसके देखो राष्ट्रपति का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, एक होता है अध्यादेश जारी करना। ये मैं आपको थोड़ा आपको सत्र ही बता देता हूँ, कौन कौन से सत्र होते हैं। सत्र देखिए 3 होते हैं ना, यहाँ पे जान ही दो। एक होता है, चलो मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र, ठीक है ना, और एक ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है। तो देखो 2-2 महीने का होता है, कोई ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, बहुत समय निर्धारित करता। तो पहला होता है हमारा फरवरी के टाइम पे जब शुरू हो करता है, ठीक है ना, फरवरी मार्च यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, ये तो हमारा हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। तो टाइम उसका बदलता रहता है ना, 2 महीने का ये होता है, नवंबर दिसंबर में ये रहता है, दिसंबर में, ठीक है ना। और जून से मानसून सत्र आपका पड़ जाएगा, कई बार जुलाई से सितंबर तक हो जाता है, जुलाई से सितंबर ये हो जाता है, ठीक है ना। और ये आपका फरवरी से मई कर सकते हैं इसको, फरवरी से मई तक वाले में आ जाता है, मार्च अप्रैल मई तक चला जाता है, फरवरी टू मई कर लो, ठीक है ना। 3 महीने का यहाँ जून का गैप हो गया, मई जून का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का, फिर नवंबर दिसंबर। लेकिन कोई सत्र का कोई निस्तारित टाइम नहीं होता, ये लोग कभी बुला लेते हैं। बस अंतर ये ध्यान रखना कि 6 महीने का से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 महीने का ज्यादा समय नहीं का गैप नहीं हो सकता, ठीक है। तो पूरे सत्र का ये अवसान करा देना। टाइम का थोड़ा सा इशू हो सकता है कि 1-8 महीने हो सकता है इधर उधर हो गया, मेरे हिसाब से सही है। अब देखो हम आपको राष्ट्रपति की एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो भी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये अलग से पूरा टॉपिक ही जैसा है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, दोनों जारी करते हैं, राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए अध्यादेश बेसिकली होता क्या है, अध्यादेश होता है कि मान लीजिए कि सत्र में नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि सत्र नहीं चल रहा है पहली बार, और हमें अचानक कानून, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है ना, और हमें कानून मतलब आपातकाल में कानून बनाने की जरूरत है, आपातकाल में कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए कि आज रात ही रात इस मामले पे कानून बनाना है की जरूरत हो, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल ही कहती है, तभी राष्ट्रपति ऐसा करती है, अध्यादेश जारी करके किसी भी मामले पे अध्यादेश जारी कर देते हैं, किसी भी मामले पे अध्यादेश जारी कर देते हैं, ठीक है ना। जिसपे संसद कानून बना सकती है, अध्यादेश जारी करते हैं, जारी कर देंगे तुरंत, उतनी देर ये कानून बन जाएगा और तुरंत लागू हो जाएगी, तुरंत, इसमें फिर देरी नहीं होती है। लेकिन ये जैसा मान लिया अध्यादेश बन गया ना, तो
जब संसद शुरू होगी तो इसे पारित कराना पड़ता है, तो इसे अनुमोदन कराना पड़ता है, इसे दोनों सदनों से अनुमोदन कराया जाता है, दोनों सदनों से अनुमोदन जरूरी होता है। क्या कराना पड़ता है? ठीक है, अनुमोदन कराना होता है। छह हफ्तों के भीतर, 6 हफ्तों के भीतर। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखिए 6 हफ्तों, जैसे मान लीजिए कि ऐसा कुछ कभी कंडीशन बन जाए कि आज ही संसद का सत्र खत्म हुआ और आज ही रात को हमें बनाने की जरूरत पड़ जाए। अब संसद का सत्र 6 महीने बाद शुरू होगा। ठीक है, 6 महीने के बाद शुरू होगा, तो कोई भी अध्यादेश अधिकतम, ये समय पूछा गया, कोई भी अध्यादेश अधिकतम बिना अनुमोदन के 6 माह और साथ में संसद जिस दिन शुरू हुई के 6 सप्ताह व 6 सप्ताह तक जीवंत रहता है, मतलब काम पे रहता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम आप इतने दिन तक, भाई 6 महीने में संसद ही बैठती है और साथ में संसद बैठने की 6 महीने का दिन, तो ये पूछा गया था एक बार कि अधिकतम कोई भी अध्यादेश कितने समय तक रह सकता है, 6 माह व 6 सप्ताह। दूसरी बात, जब सत्र चल रहा हो, ये कोई भी चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी नहीं हो सकता कि लोकसभा राज्यसभा चल रहे हैं और आप अध्यादेश चलना है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक चल रहा हो या कोई ना चल रहा हो, तो ठीक है, अध्यादेश जारी नहीं होता, अध्यादेश जारी नहीं होता, नहीं हो सकता। ठीक है, ये है हमारा, ये तो था अध्यादेश जारी करना। तो अध्यादेश भी बिल्कुल वैसे ही कानून बनाता है, कानून के रूप उपयोगी होता है जैसा कि अन्य दूसरे कानून होते हैं, तो एक तरह से कानून का रूप ही होता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियों के बारे में। है और भी, लेकिन जो जो मेन में वही बता रहा हूँ, वित्तीय शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको जब अनुच्छेद 360 बताया था कि राष्ट्रपति को आदेश होता है कि वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। सबसे पहले ना देखिए, धन विधेयक जो है, धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही प्रस्तुत होता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद होता है, कि सहमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत, सहमति के बाद ही सदन में प्रस्तुत हो सकता है, सदन में प्रस्तुत होता है, पहली बात है प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसके बाद वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जिसे हम लोग बजट कह देते हैं, लेकिन संविधान की भाषा में वो बजट नहीं होता, वो वार्षिक वित्तीय, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण। ठीक है, आर्टिकल 112। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यही संसद के समक्ष रखवाता है, रखती तो यही संसद के समक्ष रखवाता है। मंत्री, वित्त मंत्री जी आती है, लेकिन वो राष्ट्रपति की एक तरीके से अनुमति के बाद ही होता है। ठीक है, उसके बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है, मैंने बहुत अच्छे से बताया पूरा। वित्त आयोग का गठन करता है, क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये हो गया,
चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे उसकी जो न्यायिक शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां, तो इसी के अंतर्गत इसके सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 72, क्षमादान की शक्तियां। ठीक है ना, न्यायिक शक्तियों में यही उसके अंतर्गत। अब वो सजा तो नहीं देता लेकिन माफी जरूर दे देता है। तो इसमें 5 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्षमा, ठीक है ना, ये तो देखिए उसको राष्ट्रपति जो होता है न्यायाधीशों की नियुक्त करता है, राज्य में भी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में भी, ये तो मैं सबको पता है। तो ये क्षमा दान की शक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये इसके अंदर सबसे पहले क्षमा। क्षमा का मतलब पूरी तरह से सजा से मुक्ति, पूरी तरह से सजा से मुक्ति। राष्ट्रपति आखिरी उम्मीद होते हैं। उच्चतम न्यायालय से भी आपको सजा मिल चुकी है तो आप सीधे राष्ट्रपति दरवाजे से आ सकते हैं, राष्ट्रपति ने माफ कर दिया तो आपकी सजा मुक्त हो जाती है। ये राष्ट्रपति के एक तरह से करते हो मंत्रिमंडल की बहस के बाद ही या सलाह के बाद ही। दूसरा है लघुकरण। थोड़ा सा ना इसको मैं अच्छे से बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। चलो अगले पेज में देखते हैं। पहला क्या है, क्षमा, मतलब पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से मुक्त कर दिया आपको, अंग्रेजी में बोलते पार्डन। ठीक है ना, फिर दूसरा होता है लघुकरण। लघुकरण, लघुकरण में क्या होता है, दंड का स्वरूप बदल देते हैं। दंड का स्वरूप बदल दे के कम कर देते हैं। स्वरूप बदलना कि जैसा मान लो मृत्युदंड को उम्र कैद, मृत्युदंड को इन्होंने क्या किया, उम्र कैद में बदल दिया। ठीक है, नंबर 3, परिहार। लघुकरण को बोलते हैं कम्यूटेशन। क्या बोलते हैं इसको, कम्यूटेशन। ठीक है, परिहार को बोलते हैं रिमिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दंड की प्रकृति नहीं बदलती। इन दोनों में ही अंतर है, दंड की प्रकृति नहीं बदलती, प्रकृति नहीं बदलती। मतलब जैसा कि अब आपको उम्र कैद मिली है तो ये नहीं उसको उठा करके आपको माफी देना, ऐसा नहीं। उम्र कैद है तो उसको घटा करके मान लीजिए 5 साल कर दिया। ठीक है ना, मान लीजिए 10 वर्ष की सजा थी आपको, उसको घटा 5 वर्ष कर दिया। ये होता है परिहार, लिमिट कर देना सजा को। ठीक है, चौथा है हमारा विराम, होते हैं रिस्पाइट। इसमें क्या होता है, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना, किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। मान लीजिए सजा को कम, मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, प्रेग्नेंट है या कोई विकलांग है, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ गरीब है, बहुत गरीब है, या बहुत कुछ ऐसा है कि जो कि ठीक है, इसको कर सकते हैं। प्राविलंबन एक होता है 5वां, प्राविलंबन। इसमें क्या होता है कि कुछ सजा को जैसे मृत्युदंड के लिए मिल लिए कुछ समय के लिए रोक लगा देना, कुछ समय के लिए रोक लगा देना, रोक लगाना। ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रायु। तो देखो ये हमने पढ़ लिया। पहला क्या था, हमने क्षमा माफी दे दिया। उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, लघुकरण, कि दंड की प्रकृति को नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, तो लघुकरण में दंड की प्रकृति को बदल देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मृत्युदंड था, उम्र कैद कर दिया,
परिहार जिसमें दंड की प्रकृति नहीं बदलते हैं, मान लीजिए 20 वर्ष की सजा थी, 15 वर्ष कर दिया। उसके बाद एक होता है विराम की सजा को, मतलब एक तरीके से किन विशेष परिस्थितियों में उसको विराम दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी सजा को कम ही कर दिया जाता है, विराम को कम करने से ही है, ठीक है ना। और प्रविलंबन जो होता है कि सजा को अभी विलंबित कर दिया, मतलब अभी मृत्युदंड मिलने वाली थी, फिलहाल रोक दिया कि आगे फिर क्या फैसला लेना है वो बाद में होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो न्यायिक शक्तियों, ये तो हो गया कि जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश उच्चतम व उच्च दोनों, उच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों की जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, सभी जजों की, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। इनको हटाया भी बहुत मुश्किल से जाता है, ठीक है। हो गया ये हमारी न्यायिक शक्ति में जो जो मेन था वो हमने आपको बता दिया। फिर सैन्य शक्ति, ये तो बता ही दिया मैंने आपको, सैन्य शक्ति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है राष्ट्रपति। सैन्य शक्तियां, ठीक है, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, थल सेना, जल सेना, वायु, तीनों सेनाओं का कमांडर, ठीक है। उसके बाद कूटनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति कूटनीतिक शक्तियां भी, मतलब कि डिप्लोमेट की तरह जाता है राष्ट्रपति, कहीं भी जाता है तो प्रथम नागरिक की तरह जाता है। जो भी शक्तियां समझौते होते हैं राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे समझौते राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। फिर आपातकालीन शक्तियां तो मैंने बहुत पढ़ा है, आपातकालीन शक्तियां, ठीक है ना, वो तो मैंने पूरा चैप्टर ही पढ़ा डाला। आर्टिकल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ठीक है ना। ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको आपातकालीन उपबंध वाला मेरा वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बात ध्यान रखो, राष्ट्रपति सभी कार्य जो भी करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह, एड एंड एडवाइस ऑफ दी कैबिनेट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और साथ में कई बार थोड़ा कुछ विवेकी शक्ति की अगर रोज चर्चा करें तो पहली बात भी है, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ जाए किसी को बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति किसी को अपने विवेक से बुला सकते हैं कि भाई अगर आप सरकार बनाना चाहते हो तो आ जाओ, फिर बाद में फ्लोर टेस्ट के द्वारा उसको आप मतलब मेजोरिटी साबित कर देना। एक ही हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि लोकसभा को भंग करना रहता है, ठीक है, वो भी राष्ट्रपति करते प्रत्येक वाद में। ये 2-3 बातें। और राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, ठीक है ना। देखो राष्ट्रपति को हटाने का 2-3 तरीके हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को हटाने को तरीके, एक तो जैसा मान लीजिए कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है ना, चुनाव, एक होता है मृत्यु हो सकती है, ये तो जानते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि मृत्यु हो जाएगी तो फिर तो राष्ट्रपति हट जाएंगे, फिर उपराष्ट्रपति कार्य देखेंगे। इसमें हम अगर राष्ट्रपति को हमको हटाना ही पड़ जाए तो इंक्रेजमेंट ऑफ द राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग, एक महाभियोग की और महाभियोग कभी हुआ चला नहीं, लेकिन जान लीजिए क्या होता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में दिया गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहते हैं तो पूरी प्रक्रिया को आप समझ लो। पहले इसका आधार क्या तय किया जाएगा, संविधान का अतिक्रमण, केवल एक ही ग्राउंड है राष्ट्रपति महाभियोग, संविधान का अतिक्रमण, ठीक है ना, इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
एनक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभी संविधान का अतिक्रमण क्या है, क्या मतलब है इसका, नहीं अभी तक कभी लगा नहीं है, तो कोई इसमें बहुत डिटेल विषय नहीं बता सकता। एक ही ग्राउंड है महाभियोग लगाने का, राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं उनके कार्यकाल के बीच में, तो ठीक है। तो इसके लिए पता है क्या प्रोसीजर होता है? देखो तो इसमें पूरी प्रक्रिया देख लो कैसे होती है, जानते रहना चाहिए। रेड से करते हैं प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात की मान लीजिए किसी ने आरोप लगा दिया राष्ट्रपति पर कि इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है। आरोप तो लगते रहते हैं, कोई भी लगा सकता है, ठीक है। तो अगर हटाने की प्रक्रिया सरकार द्वारा ही शुरू की जाएगी और तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। सबसे पहले प्रक्रिया को संसद के किसी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के किसी सदन में, संसद के किसी सदन से प्रक्रिया, इनको हटाने किसी सदन से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। नंबर 1। उसके बाद क्या होगा, भाई अगर किसी ने हटा लगाया है तो कुछ आरोप लगाया होगा तभी तो प्रक्रिया शुरू होगा, ऐसे हवा में तो करेंगे नहीं। तो जिन्होंने आरोप लगाया है वो सब क्या करेंगे, उस सदन के 1/4 सदस्यों से लिखित एक हस्ताक्षर सहित 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर, आरोप लिखे जाएंगे, नीचे संसदों के हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर, ठीक है। 1/3 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर। सहित नोटिस राष्ट्रपति को दिया जाएगा, नोटिस राष्ट्रपति को, महामहिम जी को दिया जाएगा 14 दिन के लिए, दिया जाएगा 14 दिनों के लिए, ठीक है, 14 दिनों के लिए। ध्यान रख लो, देखो यहाँ 1/4 है और यहाँ 14 है, तो कभी कंफ्यूज कर जाओ तो समझ जाना, 14 और 1/4, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होगा, नोटिस हमने दे दिया। अब महाभियोग पर दोनों 2/3 सदस्यों से, ठीक है ना, उस सदन की कुल संख्या का, अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, कुल संख्या का 2/3 से पारित होगा, से पारित होगा। मान लीजिए लोकसभा से तो लोकसभा के कुल 2/3 सदस्यों से पारित कर दिया। इसी समय ये जांच के लिए ना एक कमेटी गठित की जाएगी, इसी समय ये जांच शुरू हो जाएगी, जांच शुरू हो जाएगी, राष्ट्रपति जांच शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जांच शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर इसने पारित कर दिया ना पहले, तो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन का भी 2/3 कुल संख्या का से पारित करना होगा, इसे संख्या से पारित करना होगा, पारित करना होगा, ठीक है। अगर दूसरे सदन ने जैसे ये पारित किया तो राष्ट्रपति खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रपति हट जाएंगे, इतना प्रक्रिया होता है, ठीक है। अब देखो 2/3 का मतलब यहाँ पे क्या, मैंने बहुत आपको विशेष बहुमत वगैरह बताया, यहाँ का जो है ना वो ऐसा नहीं है, कुल संख्या का 2/3 होता है, कुल संख्या का 2/3, 2/3, ठीक है। कैसे, मान लीजिए कि लोकसभा की कुल संख्या है 543, ठीक है, इसका 2/3 तो 18, 1 5 2, ठीक है।
लगभग 363 सांसद लोकसभा के, ठीक है, और राज्यसभा के मान लीजिए 245 है मान लो, का बटा 2 तथा 3, ठीक ना। लगभग इतने सांसद, ठीक है, लगभग है, थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लगभग इतने सांसद। अब बताइए लोकसभा के 543 में से लगभग 363 या 364 सांसद, ठीक है, और लोग राज्यसभा के 64 सांसद हस्ताक्षर करेंगे। कुल संख्या का होता ये अकेले स्पेशल है, ये मैंने आपको कहीं नहीं बताया। मैंने विशेष बहुमत भी बताया तो उपस्थित मत सदस्यों वालों का 2/3, ठीक है, और साथ में उसमें मैंने उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बताया। यहाँ पे कुल सदस्यों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो हमने राष्ट्रपति जी को हटा भी दिया। ये एक तरीका कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे दें, ठीक है। 1969 में क्या हुआ था, थोड़ा कहानी सुन लो। राष्ट्रपति थे देश के एम हिदायतुल्लाह, कौन हुआ, सॉरी, जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो जैसे राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए तो उपराष्ट्रपति ने चार्ज ले लिया। तो ये जब उपराष्ट्रपति चार्ज ले लेता है तो फिर वो उपराष्ट्रपति नहीं रह जाता, वो राष्ट्रपति ही हो जाता है, ठीक है। फिर जब नया राष्ट्रपति चुन के आ जाता है तो वो राष्ट्रपति बन जाता है, ये फिर उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, ये प्रक्रिया होती है। तो हमारे देश में क्या है कि अगर राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति तो उसे राष्ट्रपति बनना है, कोई गृह मंत्री है तो प्रधानमंत्री बनना है, तो जीवन की सांसें चाहे ना बचे लेकिन जीवन की इच्छाएं बची रहती हैं। तो बीबी गिरी थे जो काफी बूढ़े थे, श्रमिक नेता थे और उपराष्ट्रपति भी थे। उनको लड़ना था राष्ट्रपति को चुनाव। अब राष्ट्रपति है नहीं, खुद उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे, तो इस्तीफा दे तो किसे दे, ठीक है ना। ऐसा मतलब ऐसा अजीब सा संयोग मेरा, किसे दे इस्तीफे, ऐसा तो नहीं कि कहाँ से दिए दूसरों को ले लिए। तो फिर वो इस्तीफा वगैरह दिए, जैसे भी तैसे भी उन्होंने फिर दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। तो देखो, हाँ, एक बात और जान लो, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार यूपीएससी में आया है, जिसको मैं रेड से करता हूँ बल्कि ग्रीन से करता हूँ। देखिए इसमें क्या है ना कि अगर राष्ट्रपति ना रहे, मान लीजिए मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दे, तो उपराष्ट्रपति चार्ज संभालता है, ठीक है ना, एक समय की बात कर रहा हूँ। और ऐसा कुछ हो जाए कि इनका चार्ज संभालने के पहले ये भी चले जाए, दोनों ना रहे, ठीक है, तो इस तरह देश का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब समझ लीजिए, राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना, यूपीपीसीएस में कम से कम 10 बार आया है यूपीपीसीएस में कि अगर उपराष्ट्रपति दोनों ना रहे तो फिर उसमें राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा, देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो मैंने आपको कहानी बताई कि डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो है नहीं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को चुनाव लड़ रहे हैं, तो डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह जो है, एम हिदायतुल्लाह जो सीजेआई थे उस समय, ने भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, याद रखना, हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। तो ये तो हमारे थे राष्ट्रपति जी, हमने राष्ट्रपति जी को पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। तो आप सभी को धैर्य बनाकर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।